आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10th का। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ बातें हो जाए आप लोगों से। देखिए, कोई भी जब चैप्टर स्टार्ट होता है ना, उसका शुरुआत का वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताया जाता है वो शुरू के ही वीडियो में सब हो जाता है। ठीक है, बाकी तो न्यूमेरिकल आपका हो ही जाएगा। तो अभी जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये एकदम बेसिक पार्ट पूरा क्लियर कर देंगे। इसको ध्यान से रखिएगा। आज जितने भी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाएंगे वो 100% यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा और यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। तो देखिए, यहाँ दो चर की बात हो रहा है, तो दो चर, एक एक्स और दूसरा वाई ले लेते हैं। ठीक है, और रैखिक समीकरण मतलब घात दोनों का पावर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका सामान्य रूप क्या होता है? तो इसका सामान्य रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण हुआ। ये हमेशा इसी रूप में रहता है। ए बी सी क्या है? तो ए बी सी कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर। ठीक है, और ए और बी जीरो छोड़कर, ए और बी जीरो नहीं होगा। ये बाउंडेशन है दो चर वाले रैखिक समीकरण होने के लिए। इसमें देखिए ए और बी जो है नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, जीरो नहीं हो सकता। बाकी ए बी सी जो है ना, सी जीरो भी हो सकता है, कोई भी नंबर इधर आपका चलते रहेगा, 1 2 3 4 माइनस में, बटे में, किसी भी तरह का। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं बेसिक चीज़ों का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम मान लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का कोई दो समीकरण ले लेते हैं। एक ध्यान से समझिएगा, एक समीकरण a1x प्लस दूसरा समीकरण b1y प्लस तीसरा देखिए समीकरण एक ही है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये पहला समीकरण हम लोग ले लिए। एक समीकरण और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 ले लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, कभी कभी आप लोगों को करना क्या है, तीन कंडीशन तैयार करना है। पहला ये होगा, ठीक है, यहीं हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि a1 बाय a2, यानी कि इस समीकरण का a1 और इसका a2 बराबर करके देखेंगे b1 बाई b2। अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो उस कंडीशन में इसको हम लोग क्या नाम देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये सब चीज़ें आप याद करके रखेंगे। ठीक है, ये एक तरीका है। ठीक है, अब समझिएगा थोड़ा सा। दूसरा, हम यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं। दूसरा में होगा a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कि दो को बराबर होगा और तीसरा बराबर नहीं हुआ। एक कंडीशन यहाँ तैयार होता है। ठीक है, अगला 3 नंबर में ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर में a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, ये तीसरा कंडीशन। ये तीनों तरीका याद रखिएगा। अगर इस कंडीशन में आपका आए, देखिए a1 a2 कहाँ से लेंगे? पहला समीकरण का x का गुणांक जो होगा वो a1 हो जाएगा, दूसरे समीकरण का x का गुणांक जो होगा वो a2, फिर y का जो गुणांक होगा, मतलब अभी जो लिखा दे रहे हैं ये एकदम रट लेना है। ठीक है, एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है। अभी एक एक करके समझिए। y का गुणांक b1 और फिर दूसरे समीकरण का y का गुणांक b2, ये होगा कांस्टेंट राशि, मतलब ये कोई संख्या यहाँ हो सकता है, यहाँ भी कोई संख्या होगा, उसको लेंगे। ठीक है, तो अगर a1 बाई a2 होगा और b1 बाई b2 होगा तो इसका नाम हो जाएगा विरोधी समीकरण युग्म। ठीक है, तो क्या होगा, इसका नाम हम लोग रखते हैं विरोधी समीकरण युग्म। सॉरी, इसका नाम हो जाएगा अविरोधी समीकरण, अविरोधी समीकरण युग्म। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। पहला पॉइंट, अगर इस फॉर्म में रहेगा तो ये लिखाएगा अविरोधी समीकरण युग्म, और इसमें हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट विरोधी समीकरण युग्म। अगर इस तरह का रहेगा तो ये दोनों ही समीकरण क्या कहलाएगा, विरोधी समीकरण युग्म। अभी इसको याद रख लीजिएगा,
क्वेश्चन जब बताएंगे वो क्लियर हो जाएगा अपने आप। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका नाम, इसको हम लोग लिखते हैं आश्रित समीकरण युग्म, आश्रित समीकरण युग्म। ठीक है, ये होता है। और चीज़ समझिए धीरे धीरे। इसमें दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो इसको हम लोग बोलते हैं संगत समीकरण युग्म। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं असंगत समीकरण युग्म, असंगत समीकरण युग्म। इसको हम लोग बोलते हैं संगत समीकरण युग्म, संगत समीकरण युग्म। ठीक है, संगत दो जगह होता है, एक इस कंडीशन में और दूसरा ये तीनों बराबर हो जाए तब। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगला जो है, इसकी ग्राफ की अगर हम बात करें, इसका ग्राफ अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो इसका ग्राफ कैसे होगा, तो प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। मतलब ग्राफ का अगर रूप देखा जाए तो एक समीकरण, मान लो इसका ग्राफ हम खींचे तो ऐसे और इसका ग्राफ खींचे तो ऐसे, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, इसमें अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसमें ग्राफ की बात करें तो ये समांतर होगा। ठीक है, समांतर ग्राफ बनेगा। समांतर कहने का मतलब ग्राफ जब बनाओगे तो इसका जब ग्राफ खींचेंगे हो सकता है कि ऐसे आ जाए और इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे, एक दूसरे के समांतर होगा। ठीक है, दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा। क्लियर है, किसी भी तरह का हो सकता है लेकिन समांतर होगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तीसरा नंबर बात हो गया कि अगर हम इसका ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, तो ये होता है समपाती ग्राफ। समपाती ग्राफ कहने का मतलब होता है कि एक समीकरण का ग्राफ ऐसे खींचे तो दूसरे का भी इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा। समपाती मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चार चार पॉइंट सब में याद रखना है। इसमें हल इसका पूछा जाए तो, या शून्यक पूछा जाए तो इसका हल या शून्यक पूछा जाए तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब एक हल होगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें इसका हल या शून्य की अगर बात किया जाए तो इसमें हल और या फिर शून्य की बात किया जाए तो ये ग्राफ कहीं कटता है, नहीं कटता है, समांतर है, कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करता है, तो लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब हल ही नहीं होगा तो शून्य की इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और इसमें इसका हल या शून्य की बात किया जाए तो इसमें हल या शून्य की अगर बात किया जाए तो देखिए, पहला समीकरण का जितना पॉइंट होगा दूसरे समीकरण का भी वो सभी पॉइंट होगा, यानी कि इसमें लिखेंगे अनेक हल, अनेक हल। तो अनेक हल होगा तो शून्य भी कितना होगा, अनेक होगा। ठीक है, तो अनेक शून्य भी हो जाएगा, यानी कि इसको बहुत बुक में इस तरह से लिखता है अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, तो ये पूरा जो रहा ये हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह से दो समीकरण आपको पता रहेगा, उसमें से आपको चेक करना होगा कि इसमें है या इसमें है या इसमें है। फिर ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के तो ये सभी कंडीशन में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, या फिर ये दो बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, ये सब ऑप्शन में अभी हम दिखाएंगे आपको कि अगर ये तीनों बराबर हो जाए तो ये सभी चीज़ें ऑप्शन में रहेगा। ये याद आपको रखना ही पड़ेगा अगर इस चैप्टर से नंबर उठाना है तो। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के ऊपर हम लोग देखते हैं। अच्छा, कोई भी दो समीकरण को हल करने की कितने विधियाँ हो सकती है, तो यहाँ कोई भी समीकरण को अगर हम हल करने की बात करें तो हम लोग अभी तीन विधि पढ़ते हैं एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, एक होता है प्रतिस्थापन,
प्रतिस्थापन विधि, दूसरा जो होता है विलोपन विधि, और तीसरा जो होता है वो होता है वज्र गुणन विधि। ठीक है, ये 3 विधि से हम 2 समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, तो इसको आप देखिए, एक होता है कि कंपेयर करके भी निकालते हैं, तुलनात्मक विधि, लेकिन एनसीईआरटी में वो नहीं है। तो आप तीनों विधि को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और चीज़ें करा के भी आपको दिखाएंगे एक एक करके। फिलहाल हम यहाँ समझते हैं बात। चलिए देखिए, जितने भी चीज़ें यहाँ लिखे इसको एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बाकी हम क्वेश्चन के ऊपर अभी चलते हैं। ठीक है, देखिए एक एक क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि 2 चरों में रेखिक समीकरण का व्यापक रूप मतलब जनरल फॉर्म। अभी आप तुरंत आपको बताए, तो ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस रूप में होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। कह रहा है एक चर में रेखिक समीकरण का व्यापक रूप। एक चर में देखिए, यहाँ 2 चर कहने का मतलब एक्स और वाई 2 को होना चाहिए। यहाँ एक चर की बात हो रहा है, ये आपको बहुपद वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आप देख लेंगे तो इसका 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 3 नंबर में कह रहा है कि यदि रेखिक समीकरणों का एक युग्म संगत हो तो निरूपित रेखाएं हैं। तो देखिए, संगत होने के लिए 2 कंडीशन आपको बताए कि एक इस तरह से ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा, और दूसरा जो होता है ना संपाती होगा, यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक प्रतिच्छेदी होगा, दूसरा संपाती होगा। इसका मतलब ये 2 नंबर आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर है, यदि रेखिक समीकरणों का एक युग्म असंगत है तब इनका आरेख कैसा होगा। असंगत होने के लिए बता चुके हैं कि ग्राफ कैसे होगा, समांतर होगा। 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर का, अगर आप लोग बेसिक चीज़ें पढ़ के रखते हैं तो इधर आप किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। 5 नंबर देखिए, कह रहा है कि 2 रेखिक समीकरणों का आलेख समांतर रेखा है। 2 रेखिक समीकरणों का आलेख समांतर रेखा है, तब रेखिक समीकरण क्या होगा, है ना। रेखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, तो कोई हल नहीं है। 2 समांतर रेखा जब होता है तो उसका कोई हल ही नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है हम लोगों का। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो क्लियर है। चलिए अगला है 6 नंबर में, 2 रेखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद होगा तो उसका कितना हल होगा, तो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कहने का मतलब एक हल। जो बेसिक चीज़ें पढ़ाएं उसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए 7 नंबर में, कह रहा है कि 2 रेखिक समीकरणों का आलेख संपाती होगा। संपाती होने के लिए अनेक हल होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें करा चुके हैं, आप लोग देख लीजिए। 8 नंबर, जब दो चर वाले रेखिक समीकरणों का आलेख समांतर रेखाएं हैं तब उनका हल क्या होगा। तो समांतर अगर रेखा होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा। ये 4 नंबर में टिक करना है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, समीकरण यहाँ दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित रेखा है। तो यहाँ आपको चेक करना होगा, है ना। 3 कंडीशन आपको बता रखे हैं, उसमें से चेक कीजिए तो है क्या। ये हो गया A1 A2, ये हो गया A1 ये B1। ठीक है, ये हो गया A2 ये हो गया B2। तो यहाँ हो गया 2/3, इसको चेक कर लीजिएगा। फिर ये हो जाएगा -3 और ये हो गया 4। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये और ये दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं होगा तो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, तो इसको बेसिक चीज़ एक बार जो पढ़ा के रखे हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 10 नंबर कह रहा है कि यदि रेखिक समीकरण का युग्म असंगत है, रेखिक समीकरण का युग्म अगर असंगत है तो है उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगा, समांतर होगा। ये सब देखते ही क्वेश्चन का आंसर लगाना है। रेखिक समीकरण युग्म ए एक्स इक्वल टू ए दिया है और x इक्वल टू बी, 2 को x का वैल्यू a भी है, x का वैल्यू b भी है ना। का ग्राफीय निरूपण किस तरह का होगा, तो ग्राफीय निरूपण समांतर होगा। कैसे होगा, तो यहाँ देखिए समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, और ये x एक्सिस है,
यहाँ मान ले ए है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं बी। तो इसका ग्राफ ऐसे और इसका भी ग्राफ ऐसे खिंचाएगा। ठीक है, तो समांतर होगा। तो ये किस तरह का रेखा होगा? तो समांतर रेखा होगा। ठीक है, इसमें 12 नंबर भी हम लोगों को चेक करके बताना है कि क्या होगा नहीं होगा। तो देखिए फर्स्ट समीकरण में ये हो गया A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1, ये हो गया A2, यहाँ एक है B2 और ये हो गया C2। तो एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। फार्मूला क्या जानते हैं? A1/A2। A1 कितना है? 6 है, यहाँ लिखिए 6। B1 ये A2 कितना है? 3, यहाँ लिखते हैं 3 इक्वल टू यहाँ कितना? -2 है ना। इसमें y के आगे क्या? -1। ठीक है, बटे में तो माइनस माइनस कट गया। यहाँ से भी अगर कटा देंगे 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ भी 2/1, यहाँ भी 2/1 बराबर हो गया। अगला देखते हैं, यहाँ 9 है ना, और यहाँ कितना है? 12 है। तो क्या ये बराबर हुआ? इसको भी कटाएं, 3 3 9 3 4 12, बराबर नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? तो यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 3/4 हो गया। यानी कि 2 बराबर और तीसरा बराबर अगर नहीं हो तो उस कंडीशन में ये क्या होगा? समांतर रेखा होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ कह रहा है कि एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण आपके पास ये है। क्लियर है? और इसमें से ऑप्शन आपका यहाँ है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यहाँ कह रहा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए? A1/A2 और B1/B2 ये दोनों बराबर नहीं होगा। तो इसमें सारा थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, देख लीजिए। यहाँ भी कह रहा है समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0 का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने के लिए दो को बराबर, तीसरा बराबर नहीं होगा। तो A1/A2 बराबर होगा B1/B2, C1/C2 के बराबर ये नहीं होगा, यानी कि ये हो गया हम लोगों का आंसर। आगे भी इसी तरह का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर में एक समीकरण आपका यहाँ है, दूसरा समीकरण यहाँ है। तो A1/A2 = B1/B2 नॉट = C1/C2। तो समीकरण युग्म है। तो समीकरण युग्म का क्या होगा? अद्वितीय है ना, हल होगा? नहीं, यह अद्वितीय हल नहीं होगा। अद्वितीय हल होने के लिए ये दोनों ही बराबर नहीं होता। यहाँ हम बोले क्या कि दो बराबर और तीसरा बराबर नहीं हो तो इसका कोई हल ही नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा, यहाँ आंसर करना है। एक समीकरण आपको यहाँ दिया है, दूसरा समीकरण यहाँ दिया है, और ये तीनों बराबर आपस में दिया, तो इसका अनेक हल होगा। डायरेक्ट कंडीशन शर्त को याद रखिए, टिक करते चलिए। इसमें सोचने की बात ही नहीं, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर तुरंत। समीकरण युग्म A1x + B1y + C1 = 0 और दूसरा यहाँ है। ठीक है, और यहाँ करें A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसका अद्वितीय हल होता है। जो अभी आपको हम लिख के दिखा दिए हैं, ऐसे भी फिर एक बार आप लोगों को दिखाते हैं। वो सभी चीज़ें याद करना है जो शुरू में बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक है ये, है ना, 2x + 3y = 5 और यहाँ 4x + 6y = 15, इस तरह का है। तो बोल रहा है कि इसका द्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, दो हल होगा। तो इसको निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हो गया A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1, ये हो गया A2, ये हो गया B2, ये हो गया C2। तो हम लोग चेक करते हैं। A1 मतलब यहाँ 2, ठीक है, इस जगह 2 लिख दीजिए। फिर A2 बटे में, तो A2 क्या है हमारे पास? 4, यहाँ लिख देते हैं 4। फिर बराबर यहाँ 3 है, 3 लिखिए। यहाँ 6 है, यहाँ 6 लिख दीजिए, और एगो लिख लीजिए। यहाँ 5 है, 5 लिख लेते हैं, और यहाँ 15 है, यहाँ 15 लिखते हैं, 15 है ना। इसको कटाइए, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, 5 1 5, 5 3 15। तो हम लोग देखिए यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, लेकिन यहाँ 1/3 आया, यानी कि दो का बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा। इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी आप चेक कर लीजिए कि होता क्या है कंडीशन इसमें। ठीक है, तो 3x + 2y ये है 15, और यहाँ देखिए 2x + -3y बराबर क्या है? 7 है। तो कितने हल होंगे इसमें? तो यहाँ चेक करना पड़ेगा कि किस कंडीशन में आ रहा है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ये हो गया 3/2। यहाँ 2 है और यहाँ -3 है, तो यहाँ 2/-3, तो ये दोनों बराबर कभी नहीं होगा। तो ये अद्वितीय हल हो गया, यानी कि केवल एक हल होगा। तो इसमें टिक करना है। ठीक है, इसी तरह से 20 नंबर में 6x - 3y + 10 = 0
और यहाँ दिया है 2x माइनस वाई प्लस 9 के कितने हल हैं। तो इसको भी चेक कर लीजिए, हम यहीं से कर लेते हैं। यहाँ 6 है और यहाँ कितना दूसरे समीकरण में 2 है ना। ये देखिए करना क्या है, फर्स्ट समीकरण का x का गुणांक दूसरे समीकरण का x का गुणांक, फिर बराबर यहाँ देखिए y का गुणांक -3, इसमें y का गुणांक -1, फिर तीसरा ले लेते हैं यहाँ 10 और यहाँ कितना है 9 है। तो चेक कीजिए, इसको कटा देंगे, 2 1 2, 2 3 6 है ना, माइनस माइनस कटा। तो यहाँ हम लोग देखिए 3/1, यहाँ भी 3/1, लेकिन ये 10/9 ये बराबर तो नहीं है, 2 बराबर तीसरा बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 21 नंबर देख लेते हैं। इसमें भी उसी तरह से चेक करना है। यहाँ देखिए x का आगे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। ठीक है, थोड़ा और क्वेश्चन हम जूम करके दिखाते हैं। चलिए देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ ये समीकरण दिया है, दूसरा यहाँ दिया है। तो इसमें भी आप बड़ी आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए x का गुणांक क्या है 1, दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है, तो यहाँ है 2, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 1/2। फिर यहाँ y का गुणांक क्या है 2, बराबर दीजिए 2। यहाँ y का गुणांक क्या है 4, लिख दिए। यहाँ x, यहाँ जो है ना c के जगह पर -8 लिख दिया, और यहाँ कितना है, तो ये इस पर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -16 हो जाएगा। इसको कटा लीजिए, 2 1 2, 2 2 4, 8 1 8, 8 2 16। तो यहाँ देखिए 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 आ गया। इसका मतलब तीनों हो गया आपका आपस में बराबर, तो इसका अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, कह रहा 2 चर वाले रेखिक समीकरण है ना ax + by + c = 0 के कितने हल हैं, तो इसका अनेक हल है। एक ही समीकरण है तो अनेक हल है। ठीक है, आप बोलेंगे कैसे है, तो इसको ये दोनों को साइड कर दीजिए, जो y का मान रखिएगा x का मान कुछ और आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम लोग आगे देखें तो 2x + 3y = 15 या 4x + 6y = 15 इस तरह का है। इसको भी चेक कर लीजिए, यहाँ कितना है 2, इसके आगे में क्या है x के आगे में 4, तो ये होगा 2/4। फिर बराबर यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 6 है। ठीक है, यहाँ कितना 5 है और यहाँ कितना है 15 है, इस तरह का है। तो इसको अगर हम लोग कटा लें, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ 3 1 3, 3 2 6, इस तरह से हो जाएगा। 5 1 5, 5 3 15। इसमें देखिए 2 बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से आपको चेक करने आना चाहिए। ठीक है, 24 नंबर में कह रहा है कि वह रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है, कोई हल ही नहीं होगा, जिसका कोई हल नहीं होगा क्या कहलाता है, वो संगत, वो असंगत कहलाएगा। देखिए संगत कौन कहलाता है, जिसका एक हल होता है और अनेक हल होता है, दो कंडीशन में संगत, लेकिन जिसका कोई हल नहीं है वो असंगत। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 25 नंबर में कह रहा है रेखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है, जिसका हल होता है उस वो संगत कहलाता है आपका। ठीक है, ये होगा। यहाँ एक समीकरण दिया है, ठीक है, तो इसमें के का मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, बनाने के लायक है। चलिए इसको हम बना के दिखाते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना क्वेश्चन इधर थोड़ा सा बनाने के लायक है। ठीक है, तो इसको हम सोच रहे हैं कि अगले वीडियो में करके दिखाएंगे। बाकी ऐसे भी गला फंस रहा है, आज बोलने का मन ही नहीं हो रहा है कुछ रहा। तो ठीक है, आगे का वीडियो आप लोगों को इसके बाद का क्वेश्चन और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेंशन लेने की बात नहीं है। फिलहाल इधर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मिनट और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, फिलहाल आप लोगों का ये होमवर्क रहा, जितने भी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है सारा आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। इसी के ऊपर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी करके दिखाए, आप लोगों को पता ही है, सब एक एक करके याद कीजिएगा। देखिए कंडीशन 2 समीकरण दिया रहेगा, अगर इस तरह से रहेगा, अगर a1/a2 b1/b2 कहाँ से लिए, तो यहाँ से पहला समीकरण का जो x का गुणांक होगा a1, दूसरे समीकरण का x का गुणांक होगा उसको a2, फिर पहला समीकरण का y का गुणांक b1, फिर दूसरे समीकरण y का गुणांक b2, फिर इसको c1 और c2 इस तरह से चेक करेंगे। ठीक है, अगर दोनों बराबर नहीं आया तो ये 4 तरीका आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि उसको हम लोग क्या कहेंगे, अविरोधी समीकरण युग्म, वो संगत होगा, ग्राफ कैसे होगा, प्रतिच्छेदी होगा, हल कितना होगा, तो एक हल होगा, एक हल को ही हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं।
अगर दो को बराबर और तीसरा बराबर नहीं हुआ तो उसको विरोधी समीकरण युग्म कहते हैं और संगत समीकरण युग्म कहते हैं। समांतर ग्राफ बनेगा इस तरह से, है ना, कोई हल नहीं होगा। अगर तीनों बराबर आपस में हो तो आश्रित समीकरण युग्म, संगत समीकरण युग्म, समानुपाती होता है और अनेक हल होता है। तो ये पूरे चार्ट आपको याद होने चाहिए कंठस्थ, तभी इस चैप्टर से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम यहीं रखते हैं।